बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। बच्चों, नरेशन में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस और एक्सेप्शंस हैं जो काफ़ी परेशान करते हैं छात्रों को। आज मैं उन एक्सेप्शंस और कॉम्प्लिकेशंस को सिंप्लीफाई करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो एक्सेप्शंस हैं नरेशन के, उन्हें आप कैसे काउंटर कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस कब आती हैं और इन्हें हम कैसे सॉर्ट आउट करके प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बदल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा है राम सेड आई कैन हेल्प यू। राम सेड आई कैन हेल्प यू। बच्चों, हमने देखा है यहाँ पे आई कैन हेल्प यू एक असर्टिव सेंटेंस है, तो हम जो भी रूल होता है इसको अप्रत्यक्ष कथन में बदलने के लिए हम उसको अप्लाई करते हुए इसको बनाते हैं। तो हमने लिखा राम और हमने देखा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चों, जो हमारा पहला रूल होता है आपको अच्छे से याद होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई लिसनर या ऑब्जेक्ट दिया गया होता है तो हम से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हम सेड को टोल्ड में नहीं करेंगे? रुकिए, हम सबसे पहले एक चीज़ और भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा आई कैन हेल्प यू, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, यहाँ पे यू एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमें दिख रहा है। अब ये बात ध्यान देने लायक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान रखिए बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसी भी केस में दिया गया हो, चाहे सब्जेक्ट केस में दिया गया हो, चाहे ऑब्जेक्ट केस में दिया गया हो, चाहे पजेसिव एडजेक्टिव केस में दिया गया हो, चाहे पजेसिव प्रोनाउन केस में दिया गया हो, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना लिखा गया हो, अर्थात कोई लिसनर ना दिया गया हो, तो इस अवस्था में हम अपनी सुविधा से, अपने तरफ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं। हमें ध्यान इतना रखना होता है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं वो ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन से, मतलब मी या अस, या फिर थर्ड पर्सन से, हिम, हर या देम। ध्यान रखिएगा, मी या अस, हिम, हर या देम ले सकते हैं। इन पांचों में से हम कोई एक ले सकते हैं और हमें यह भी ध्यान रखना है कि पांचों में से कौन सा हमको लेना है जो उचित हो, जो उस सेंटेंस को सपोर्ट करे। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे हमने पाया कि यहाँ पे यू एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब हम ऑब्जेक्ट लेते ही क्यों हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। बच्चों, हमने पढ़ा कि जो यू है, जो कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसका परिवर्तन हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इसका परिवर्तन हम कैसे करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, दैट्स द रीजन। यही कारण है कि हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। बच्चों, आई होप आपको ये जो लॉजिक है समझ में आया होगा कि हम ऑब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस यू को हमें बदलना भी तो है। और कैसे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, दैट्स वाई वी टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन और फ्रॉम थर्ड पर्सन। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक प्रोनाउन मी जो कि फर्स्ट पर्सन का है ले लिया। तो राम टोल्ड मी, मैंने मान लिया कि मान लो राम ने मुझसे कहा था, और फिर मैंने यहाँ पे मी ले लिया है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट भी लिया है तो हम सेड को टोल्ड भी करेंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट ने लिया तो ऑब्जेक्ट आ गया ना। तो टोल्ड क्यों किया गया? क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट भी उपलब्ध हो गया अभी, तो टोल्ड कर दिया। फिर आज जो भी रूल है हम लगा देंगे, दैट। अब आई बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राम से बदलेगा। सब्जेक्ट केस में है तो राम सब्जेक्ट केस क्या होगा? हम या तो राम लिखते हैं या फिर हम ही कर देते हैं, हम ही करेंगे। तो राम बार बार हमको बोलना नहीं है, तो राम टोल्ड मी दैट ही। अब बच्चों, कैन मैंने बताया आपको कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, राम सेड, राम ने कहा, तो जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच का, वो पास्ट टेंस में है,
तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों के टेंस में ही परिवर्तन करते हैं। तो अगर मॉरल वर्ब्स होता है तो कैन को हम बेसिकली सिंपली कुड में बदल देते हैं। तो ही कुड हेल्प। अब बच्चों हमने यहाँ पे यू को बदलना है, जो कि एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसका परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी मान लिया है, तो अर्थात हम यू को अब मी से बदल देंगे। अब बच्चों चूंकि यू भी ऑब्जेक्ट केस में है, वो बदलेगा मी से, मी भी ऑब्जेक्ट केस में, अर्थात यहाँ पे यू रिप्लेस होकर के मी से हटा देंगे हम उसको। तो राम टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी। ध्यान रखिए बच्चों, क्या यहाँ पे सिर्फ मिल सकते हैं हम लोग? नहीं, जैसा कि बताया मैंने आपको, आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे हर या फिर यहाँ पे हिम भी ले सकते हो। तो अगर हमने हर लिया तो स्पष्ट यहाँ पे हमारा हर हो जाएगा, अगर हमने हर लिया है तो। अगर हमने यहाँ पे हिम लिया है तो यहाँ पे हम सिंपली हिम ले सकते हैं। तो बेटा हम ऑब्जेक्ट जो भी हमें अच्छा लगे हम ले सकते हैं, मी, हर, हिम, जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसी हिसाब से हम प्रोनाउन जो भी हम बदल रहे हैं उसको बदल देके वहाँ पे लिख देते हैं। आई होप ये जो कॉम्प्लिकेशन है, जो ज़्यादातर बच्चे परेशान होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा इसको कैसे बनाते हैं। एक बात बच्चों यहाँ पे और गौर करने लायक है, क्या बिना ऑब्जेक्ट को लिए हम ये काम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट आप जो नहीं कि यहाँ पे लिखो ही, आप बिना ऑब्जेक्ट के लिखे भी सेंटेंस को प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में तब्दील कर सकते हैं। हमें करना क्या होता है, बेसिकली हम करते हैं इसमें है राम सेड दैट। हमने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं, हम सीधा आगे बढ़ गए अपने बेसिक रूल से। चूंकि अभी लिखा नहीं तो हमने सेड को टोल्ड भी नहीं किया। अब यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं बदल देंगे हम। आई बदलेगा राम से ही हो जाएगा, कैन को हम बदल देंगे टेंस के हिसाब से तो कुड हो जाएगा, और यहाँ पे हमने हेल्प लिख दिया। अब जब आप यहाँ पे आ गए यू पे, तो अब आपको सोचना पड़ेगा ना, इसको बदलना हमको था, ऑब्जेक्ट बदलना है हमको इसको। क्योंकि ऑब्जेक्ट ने लिया नहीं है तो क्या करें, कोई बात नहीं है। आप ऑब्जेक्ट अपने मन में भी लिख सकते हो ना, कि भाई मान लीजिए वो मुझसे कहा, यानी आप मी से बदल सकते हो, यानी अभी भी आप यहाँ पे मी कर सकते हैं, हर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप हिम भी कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो नहीं कि आप ऑब्जेक्ट लेकर के लिखो ही, आप ऑब्जेक्ट न लिख करके भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ऑब्जेक्ट ले करके बदलना मेरे हिसाब से ज़्यादा सुगम होता है, इससे हमारे मिस्टेक्स करने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है तो हम भूलते नहीं हैं, और यू को हम बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट न लेने से कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में हमसे गलती भी हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी ऐसी परिस्थिति बने, जब भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन आए, तो ऑब्जेक्ट को लिख करके ही आगे बढ़ा जाना चाहिए। आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट लेने वाला जो कॉम्प्लिकेशन है नरेशन का, वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस को जो ज़्यादातर परेशानियां खड़ी करती हैं। चलिए समझते हैं। सी सेड राकेश आई विल मैरी यू। ध्यान रखिए बच्चों, सी सेड राकेश आई विल मैरी यू। अब बच्चों अगर मैं राकेश आई विल मैरी यू, अर्थात अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को गौर से पढ़ूं तो यहाँ हमें दिख पा रहा है कि आई विल मैरी यू ये आपका मेन सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट है, विल मैरी यू प्रेडिकेट का पार्ट है। तो ये राकेश क्या है, यहाँ पे कॉमा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, राकेश संबोधन कारक में संज्ञा है। संबोधन कारक में संज्ञा है मतलब ये कि इस सी ने राकेश का नाम लेकर के उसको पुकार करके ये बात कही है, राकेश आई विल मैरी यू। तो इस अवस्था में हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो सी है वो किससे बात कर रही है, यानी हमारा लिसनर कौन है, सी स्पीकर हो गई, वो बोल रही है। सुन कौन रहा है, राकेश सुन रहा है। क्योंकि राकेश का नाम लिया तो मतलब राकेश सामने ही होगा, वो सुन रहा है। तो यहाँ पर मतलब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पे राकेश ही है। तो हम क्या करते हैं,
रूल क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई संज्ञा संबोधन कारक में आ जाए और वो कोई प्रॉपर नाउन हो, ध्यान रखिएगा, राम श्याम महेश श्रेया सीता राधा मीरा प्रॉपर नाउन में हो, तो उसको हम तुरंत ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सी टोल्ड राकेश। राकेश क्यों बाहर आया आप समझ गए, इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो जब इसको हम बनाएंगे प्रश्न कथन में, तो इसको हम बेसिकली ऑब्जेक्ट के प्लेस पर स्टेबल कर देंगे। सी टोल्ड राकेश, बाकी के जो रूल्स है अप्लाई कर दीजिए आप। दैट आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, अर्थात सी से बदलेगा। तो जब आई को हम बदलेंगे सी से, तो हम आई को रिप्लेस कर देंगे सी से, बात वही है। तो हम क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं। अब हमने देखा सी सेड, हमने शुरू में ही देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारा है उसका जो टेंस है वो पास्ट में है, तो हम प्रोनाउन के साथ साथ टेंस बदलेंगे। तो विल का हमें वुड कर देना है। मैरी, यू एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट था राकेश से। यू हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अर्थात राकेश से। अब यू जब बदलेगा राकेश से, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट किस में है, तो राकेश के लिए हम सब्जेक्ट किस क्या होता है, ही होता है, ऑब्जेक्ट किस क्या होगा, ही हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कि कई बार कोई संज्ञा संबोधन कारक के रूप में रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपको दिख जाता है। तो हम क्या करेंगे, उस संबोधन कारक के संज्ञा को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉम्प्लिकेशन पे भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। ही सेड पापा यू फॉरगेट योर प्रॉमिस। ही सेड पापा यू फॉरगेट योर प्रॉमिस। बच्चों यहाँ पे जरा पापा वर्ड पे फोकस कीजिएगा। पापा ये कॉमन नाउन है, ध्यान रखिए, ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। हम पापा शब्द का इस्तेमाल अपने फादर के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू फॉरगेट योर प्रॉमिस, ये तो हमारा सेंटेंस हो गया। पापा ये क्या है, ये भी एक कॉमन नाउन है जो कि संबोधन कारक में इस्तेमाल किया गया है, अर्थात इस ही ने पापा पुकार करके ये बात कही है। तो हम क्या करेंगे, पहले की तरह ही इसको भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सतर्क रहना है। यहाँ पर चूंकि एक प्रॉपर नाउन था, राम श्याम महेश मीरा राधा बताया मैंने आपको, तो उसको ज्यों का त्यों बना लेते हो आप, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। पापा ममा मम्मी, अगर ऐसे आपको जो है कॉमन नाउन मिलते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जो ही है ये किसको किससे किससे बात कर रहा है, वो किसको पुकार रहा है, अपने पिताजी को। तो हम पापा नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, हिज फादर आपको लिखना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ही टोल्ड, पापा नहीं लिखना है, क्योंकि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पापा हैं, शायद वो पापा बुलाता है उनको, लेकिन एज अ रिपोर्टर हम उस घटना को बयां कर रहे हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने पिताजी से बात कर रहा है, तो उसके पिताजी, हिज फादर, दैट्स वाई हम पापा इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हिज फादर लिखेंगे। ही टोल्ड हिज फादर। बच्चों ध्यान रखेंगे, यहीं पे प्राय बच्चे एरर कमिट करते हैं। ही टोल्ड हिज फादर दैट, हम बेटा यहाँ पे आ चुके हैं, यू से बदलेगा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, यानी उसके पिताजी से, हिज फादर से। तो अब हिज फादर से बदलेगा, तो पिताजी एक मैस्कुलिन जेंडर है, तो उनके सब्जेक्ट केस क्या होगा, ही होगा, चूंकि यू सब्जेक्ट में है, तो हम क्या कर देंगे, ही। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं ही सेड, हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में भी है, तो प्रोनाउन तो हम चेंज करेंगे ही करेंगे, टेंस भी बदलेंगे एज पर द रूल। तो यहाँ पे है यू फॉरगेट योर प्रॉमिस, यू फॉरगेट योर प्रॉमिस, टेंस कौन सा है बच्चों,
प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। तो किसमें बदल जाएगा ये जाएगा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही फॉरगोट, फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगोट। अब योर किससे बदलेगा, फिर वही योर जो है आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ये भी बदलेगा हिज फादर से। तो यू बदल गया ही में, तो ये बदलेगा हिज हो जाएगा। हमको प्रोनाउन के फंक्शन और पर्सन दोनों पर फोकस करना होता है। तो ही टोल्ड हिज फादर दैट ही फॉरगोट हिज प्रॉमिस। ही सेड पापा यू फॉरगेट योर प्रॉमिस। ये है प्रत्यक्ष कथन का अपना स्ट्रक्चर। और ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कथन का स्ट्रक्चर। ही टोल्ड हिज फादर दैट ही फॉरगोट हिज प्रॉमिस। बच्चों आई होप ये भी जो कॉम्प्लिकेशन है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है देख लेते हैं। ही सेड टू हर, ही सेड टू हर। चलिए यहाँ पे हर हटाते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको और भी कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। ही सेड टू रेखा, अभी सही है। ही सेड टू रेखा माई सिस्टर यू शुड कुक फूड। ही सेड टू रेखा माई सिस्टर यू शुड कुक फूड। माई सिस्टर, यहाँ पे कॉमा दिख रहा है आपको, यू शुड कुक फूड, तुम्हें खाना पकाना चाहिए। यू शुड कुक फूड ये मेन सेंटेंस है। तो माई सिस्टर क्या है, संबोधन कारक में संज्ञा, यानी इस ही ने, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, यानी पे जो ही है वो रेखा को बोल रहा है। ऑब्जेक्ट लिसनर कौन है, रेखा। ही कौन, स्पीकर है। वो क्या बोल रहा है रेखा से, मेरी बहन तुम्हें खाना पकाना चाहिए। यानी यहाँ पे रेखा ही की बहन है या नहीं हमें नहीं पता, बट उसने उसको मेरी बहन पुकार के अपनी बात कही है। पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेखा दिया गया है और ही ने मेरी बहन कह के उसको संबोधित किया, मेरी बहन कह करके, और फिर अपनी बात रखी है। अब ऐसे में क्या होता है, ध्यान रखिए बच्चों, मैंने क्या बोला कि रेखा को अपनी बहन पुकार करके, यानी यहाँ पे हम एड्रेसिंग या कॉलिंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन जनरेशन का, और बच्चे इसमें काफ़ी एरर करते हैं। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो और संबोधन कारक में कोई संज्ञा दी गई हो, सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, तो ऐसे में हम कॉलिंग या ड्रेसिंग का यूज करते हैं। चलिए बताते हैं कैसे हम करेंगे। कॉलिंग रेखा एज, यहाँ पे माई जब बाहर आएगा हो जाएगा हिज सिस्टर, क्योंकि यहाँ पे ये जब इसको हम बाहर बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक्चुअली ऑब्जेक्ट की तरह इसको हम यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे ही साइड तो लिखा है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा कॉलिंग रेखा एज हिज सिस्टर। माई सिस्टर हो जाएगा बाहर आते ही हिज सिस्टर। तो क्या अर्थ हुआ, रेखा को अपनी बहन पुकारते हुए, कॉलिंग रेखा एज हिज सिस्टर। अब हम क्या करेंगे, ही टोल्ड हर। यहाँ पे हर कौन है, रेखा ही है। आप चाहो तो रेखा भी लिख सकते हो, मैंने ब्रैकेट में इसको मेंशन कर दिया। तो कॉलिंग रेखा एज हिज सिस्टर ही टोल्ड हर, रेखा को अपनी बहन पुकारते हुए उसने उसे कहा। अब यहां पे हम लगा देंगे दैट यू शुड कुक फूड। यू से बदलेगा रेखा से, यू सब्जेक्ट केस में है, जब बदलेगा रेखा से तो उसके लिए हम सी का प्रयोग कर सकते हैं केस में। दैट, हम इसको यहां बता रहे हैं बच्चों, देखिएगा, दैट सी शुड तो बदलेगा नहीं, रिवर्स होता नहीं है। ध्यान रखिए बच्चों, अगर शुड है तो उसको रिवर्स हम सेल नहीं करेंगे, वुड है तो उसको रिवर्स जो है विल नहीं करेंगे। अगर कुड दिया है तो उसको रिवर्स हम कैन नहीं कर सकते। देयर इज नो रिवर्स गेयर इन नरेशन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यू को बदला हमने रेखा से, तो सी हो गया, शुड सेम रहेगा, कुक फूड। तो ये रहे कॉम्प्लिकेशंस, इसमें बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ कमिट करते हैं। आई होप मैंने आपको बड़े अच्छे समझाया है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं नरेशन में जहाँ पर चांसेस ज़्यादा होती हैं एरर करने के। अगर आपने ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनी होगी तो निश्चित रूप से आपके जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं
बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी किताबों में, अभ्यास में आपको ऐसे वाक्य जरूर मिल जाएंगे जहाँ पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे। आप उनको खुद से टैकल करने की कोशिश कीजिएगा, खुद से बनाइए उनको और देखेंगे आप कि आप बड़ी आसानी से बना पा रहे हैं। हाँ, आप इस वीडियो को अगर हो सके तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और समझिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, कहाँ पे क्या पॉइंट है जो बहुत ही ज़रूरी समझना। ये बच्चों यहाँ पे कुछ बारीकियाँ हैं जिसमें कुछ अंतर बताया मैंने, थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ होती हैं। अगर आप इनको समझ गए तो बड़ी आसानी से आप इन कॉम्प्लिकेशन को डील कर पाएंगे नरेशन में और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इवन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं नरेशन से। धन्यवाद। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने मित्रों, यारों और दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें अभी भी इन कॉम्प्लिकेशन को लेकर के समस्याएं हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एक्सेप्शन जो कि नरेशन में घटित होते हैं। बच्चों आपने जरूर पढ़ा होगा कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। ये कौन सी स्थितियां होती हैं और ऐसा हम कब करते हैं, आइए समझते हैं। एक्सेप्शन इन नरेशन। बच्चों एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का अर्थ ये है कि कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी स्थितियां जब जो बेसिक रूल्स होता है वो वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता। अर्थात हमें कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं नरेशन में जब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। ऐसी स्थिति कब होती है और हम कैसे इसको पहचानेंगे, आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि ये स्थिति कब और किस दशा में लागू होती है। बच्चों यहाँ पे लिखा है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से प्रकट होता है क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ्स, सार्वभौमिक सत्य बात, आइडियम्स, मुहावरे, कहावत, साइंटिफिक फैक्ट्स अर्थात वैज्ञानिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट्स अर्थात ऐतिहासिक तथ्य, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस अर्थात काल्पनिक परिस्थितियां। तो यदि हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से ये देखें या हमें ये इंफॉर्मेशन मिले कि जो भी बात कही गई है वो या तो यूनिवर्सली ट्रू है या फिर उस बात से कोई मुहावरा, कोई कहावत कहा गया है या फिर कोई वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया गया है, कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किया गया है या फिर कोई काल्पनिक बात कही गई है, तो इस अवस्था में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बच्चों अध्यापक ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या फिर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब बच्चों ये बात साइंटिफिकली प्रूवन भी है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इस प्रत्यक्ष कथन के स्ट्रक्चर को अप्रत्यक्ष कथन में बदलेंगे तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिलहाल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ये एक प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है।
चलिए, तो हम इस प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कैसे तब्दील करेंगे समझते हैं। द टीचर, चूंकि यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज लिख देंगे। तत्पश्चात हमको कंजंक्शन दैट लगाना होता है, हम लगा देंगे। अब जैसा कि बताया मैंने, यहाँ पर हम इस सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि जो बात यहाँ पे कही गई है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, सर्वथा सत्य बात है। अतः हम पूरे सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। The earth moves around the sun। बच्चों, इसी तरीके से एक सेंटेंस यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। The scientist said to us, the scientist said to us, water is a compound of hydrogen and oxygen। बच्चों, अगर आप पानी के सूत्र को जानते होंगे, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है, H2O होता है पानी का सूत्र अपना, जिसमें H आपका हाइड्रोजन है, O आपका ऑक्सीजन है। तो ये जो बात यहाँ पे कही गई है कि वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही बात है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि पानी जो है वो दो तत्वों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक तत्व है हमारा हाइड्रोजन और जो दूसरा तत्व हमारा होता है वो है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं जिनसे मिलकर के हमारा पानी बना होता है। तो चूंकि इस वाक्य से भी एक साइंटिफिक फैक्ट जो है हमें समझ में आ रहा है कि इस वाक्य से भी एक साइंटिफिक फैक्ट प्रस्तुत किया गया है, अतः जब भी हम इसको बनाएंगे डायरेक्ट में, तो हम इस सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा सेंटेंस है, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से, द साइंटिस्ट टोल्ड अस। टोल्ड अस, टोल्ड हमने क्यों किया ये हम समझ चुके हैं। चूंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो बाकी के जो बेसिक परिवर्तन हम लोग करते आ रहे हैं वो करेंगे। द साइंटिस्ट टोल्ड अस दैट water is a compound of hydrogen and oxygen। इस प्रकार से हम इन वाक्यों को प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रायः एक्सेप्शन से ही हमको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। आप लोग एक्सेप्शन जितने भी क्वेश्चंस बुक में मिलते हैं अगर आपको, तो उनको ज़रूर एक बार आप गौर से देखिएगा, समझिएगा और उन्हें अप्रत्यक्ष कथन में बदलने की कोशिश भी कीजिएगा। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जहाँ तक संभव हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों, मित्रों और उन लोगों तक जिन्हें अभी भी नरेशन को लेकर के डाउट्स हैं। और हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को कैसे प्रत्यक्ष कथन से अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हैं, मैंने इस पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। धन्यवाद।